नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत इटली के एकीकरण को जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के अंतर्गत दो टॉपिक हैं, इटली का एकीकरण और दूसरा जर्मनी का एकीकरण। ये दो एकीकरण ऐसे हैं विद्यार्थियों जो पैरेलल चलते हैं, यानी कि इटली का एकीकरण का जर्मनी के एकीकरण के साथ संबंध है, यानी कि जर्मनी का एकीकरण जब पूर्ण होता है तो इटली का एकीकरण भी उसके साथ पूर्ण हो जाता है। तो कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं, ये तथ्य आपको जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम जान लेते हैं इटली के एकीकरण को। तो इटली के एकीकरण से पूर्व की कुछ स्थितियां हम जान लें, वैश्विक जो मानचित्र में जो परिवर्तन हुए थे उसको हम जान लें। तो विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे 1814 का वियना सम्मेलन। विद्यार्थियों, वियना सम्मेलन में क्या हुआ, इटली के जो वेनेशिया और लोम्बार्डी ये दो प्रदेश क्या थे, ऑस्ट्रिया को दे दिए थे। दूसरा 39 जर्मन राज्यों का जो जर्मन संघ बनाया, वो जर्मन संघ था वो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में स्थापित कर दिया। रूस को फिनलैंड दे दिया गया और स्वीडन को नॉर्वे दे दिया गया। तो इस प्रकार जो इटली की स्थिति क्या हो गई, विखंडित स्थिति हो गई। और इस विखंडित स्थिति को क्या था, इटली को समग्र रूप से एकीकरण करना था, वो इटली का एकीकरण कहलाया। अब ये इटली का एकीकरण क्या था विद्यार्थियों, इटली का एकीकरण ये था कि इटली है जो अनेक खंडों में विभक्त था, अनेक राज्यों में विभक्त था, उसको एक झंडे के नीचे लेकर के आना था, वो ही इटली का एकीकरण था। अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से टुकड़े थे या कौन कौन से खंड थे जिसे मिला करके इटली का एकीकरण होना था। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम ऑफ सार्डिनिया का, जिसे पीडमॉन्ट सार्डिनिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हुआ, यानी कि सार्डिनिया का जो झंडा था उसके नीचे तले ही जो अन्य जो राज्य हैं वो मिलकर के इटली को एकीकरण में उसके सहायतार्थ बने। अब हम बात करते हैं यहाँ क्या स्थिति थी सार्डिनिया में। सार्डिनिया के अंदर क्या था, जो वहाँ का साम्राज्य था वो सबोय वंश था और ये इटली का जो है मूल राजवंश था। अब हम बात करते हैं अन्य राज्यों की जिससे मिलकर के इटली का एकीकरण होना था। वो राज्य थे पार्मा, मोडेना, टस्कनी, रोमेनगेना, पीपल्स राज्य, यानी कि जहाँ पर पोप के अधिकृत जो क्षेत्र था। जब हमने पुनर्जागरण पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो इटली का वैभव है तो पेपल्स राज्य है जो पोप के अधीन थे, और मध्य इटली के अंतर्गत थे नेपल्स व सिसली, जो सिसली राज्य थे। अब हम एक एक करके जो है अन्य राज्य हैं उनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सार्डिनिया के बारे में हमने जान ही लिया कि वहाँ पर सबोय वंश का शासन था। अब बात करते हैं हम पार्मा जो है, पार्मा, मोडेना, टस्कनी और रोमेगेना, ये जो चार है क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या था, हैब्सबर्ग वंश का शासन था। और ये हैब्सबर्ग वंश का शासन जो था वह ऑस्ट्रिया का राजवंश था, यानी कि ये ऑस्ट्रिया के क्षेत्र जो था अधीन चल रहा था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया राजवंश है वो शासन कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों, रोमेगेना था वो पोप के अधीन था, पोप का राज्य था वहाँ पर, और ये रोम के अधीन था। सिसली राज्यों पर बोर्बोन वंश जो कि फ्रांस का वंश है उसका शासन था, और जो इटली था वो विखंडित क्षेत्र के रूप में था। इसके अलावा विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं सिसली राज्य का भी जो विलय हुआ था उसमें भी हमने जो है, जब हम गेराबाल्डी के साथ में पढ़ेंगे तब हम उसकी स्थिति के बारे में जान लेंगे। तो मैटरनिक जो था उसने कहा था, स्वयं उसके शब्द थे, इटली केवल भौगोलिक शब्द बनकर रह गया है, इटली का जो स्वतंत्र जो देश के रूप में कोई विशेष अस्तित्व नहीं था। इटली वासियों के लिए इटली का निर्माण करना आवश्यक था, पूरे इटली पर ऑस्ट्रिया का सर्वाधिक प्रभाव था। आपको विद्यार्थियों अच्छे से पता होगा 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय था वो मैटरनिक का युग माना जाता है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं इटली की वे प्रमुख संस्थाएं जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों कार्बोनरी की। एक कार्बोनरी जो संस्था थी उसकी स्थापना 1892
1810 के अंतर्गत हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी और ये स्थित थी नेपल्स में। अब ये जो संस्था थी वो विशेषता क्या थी? मजदूरों की संस्था थी और इसमें जो थे सामंत हैं, सैनिक अधिकारी थे, संत हैं, किसान हैं, वो इस संस्था के अंतर्गत सम्मिलित थे। और इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस संस्था को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता को बदलना, यानी कि कुल मिला के कूटनीति या गुप्त तरीके से जो है सत्ता परिवर्तित करना था। जो मैजिनी है और फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन थर्ड, इस संस्था के ये भी सदस्य रहे थे। तो विद्यार्थियों, कार्बोनरी को आप ध्यान रखेंगे, जो 2 नंबर का प्रश्न है आपके अति लघुत्तरात्मक, वो पूछे जाने की उसमें बहुत संभावना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विशेष रूप से आरएस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो कार्बोनरी है वो एक शब्द आता है रिसॉर्गोमेंट्रो। रिसॉर्गोमेंट्रो क्या होता है? साहित्य व जो राष्ट्रीय जो है पुनरुत्थान, उस पर वो बल देते हैं। कहा जाता है कि जो कार्बोनरी जो संस्था थी उसमें विद्वानों और दार्शनिकों के द्वारा जो राष्ट्रवाद है उसकी जोत जगाई थी। इस जोत जगाने को ही जो है इटालियन भाषा में रिसॉर्गोमेंटो कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आप ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों हम जो है अगली महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। वो है यंग इटली, नौजवान इटली की संस्था। 1831 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी का कार्यकाल था 1805 से लेकर के 1872। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें जोसेफ मेजिनी और यंग इटली की। ये इटली के जेनोवा का रहने वाला था। जो जोसेफ मेजिनी था, जो इटली में जगह है जेनोवा, वहाँ का ये निवासी थे। इसके पिता जो हैं जोसेफ मेजिनी के पिता डॉक्टर थे और जो जोसेफ मेजिनी स्वयं थे वो एक प्रोफेसर थे और दाते शेक्सपियर इनसे जो है बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका साहित्य इन्होंने बहुत पढ़ा था। तो मेजिनी ने क्या करा? 1831 के अंतर्गत यंग इटली की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था जो इटली वासी थे उसमें जागृति पैदा करना और इटली वासियों में जो है बलिदान की भावना पैदा करना। इटली वासियों को जो उसकी प्राचीन समृद्ध इटली की संस्कृति है उसको जानकारी देना, क्योंकि स्वयं प्रोफेसर तो थे ही है। तो उसने जो पुनर्जागरण के समय में और जो रोम की वैभवता है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी, इटली की संस्कृति के बारे में जानकारी दी और इटली का जो वैभव है उसको जन जन के माध्यम से पहुंचाया। दूसरा जो जोसेफ मेजिनी था उसका उद्देश्य था इटली के अंतर्गत गणतंत्र की स्थापना करना और ये मान के चलिए ये जो संस्था है इसकी सदस्यता लगभग 40 वर्ष तक सीमित कर दी गई, यानी कि 40 वर्ष तक इसकी सदस्यता रहेगी। उसके पश्चात उसकी सदस्य को रिन्यूअल किया जाएगा। इसके जो है 48,000 के लगभग इसके जो है सदस्य बने संस्था के। और एक संस्था था, इसका बहुत अच्छा नारा था गॉड इटली एंड पीपुल, कि भगवान, इटली और लोग, इनसे मिलकर के है जो है यंग इटली की स्थापना हुई है। और युवावस्था में स्वयं जो मेजिनी था वो भी आपको हमने पहले बताया कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था। और मेजिनी है उसने कहा भी था, बहुत अच्छा कोटेशन कहा था कि एवर राइज इन एनी अदर नेम इटली ऑल इटली, कि जब भी खड़े हो तो केवल इटली का नाम लेकर के खड़े हो जाओ, अर्थात जो है इटली है वो एकीकृत इटली के रूप में पहचान में आनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो है यंग इटली की जब कार्य चल रहा था तो ऐसी सूरत के अंतर्गत जब लोगों को बहुत अधिक जागरूक करने की स्थिति उत्पन्न आई, ऐसी में जो है जोसेफ मेजिनी है उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ड्यूटी ऑफ मैन। ड्यूटीज़ ऑफ मैन के अंतर्गत जो आदमी है उसके कर्तव्य बताए, विशेष रूप से जो इटली वासी हैं उनके कर्तव्यों से उसने बताने की कोशिश की है। मेजिनी के पास ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए एक संगठित सेना नहीं थी। यह उसकी जो क्या थी सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि युद्ध के लिए सेना का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न किस हिसाब से है? प्रश्न आ सकते हैं यंग इटली क्या है, जोसेफ मेजिनी की संस्था बताओ, इसकी स्थापना का डायरेक्ट प्रश्न आता है
कि यंग इटली की स्थापना किसने की? जो मैजिनी है उसने उसकी स्थापना की। विद्यार्थियों, अगली जो प्रमुख जो संस्थाएं हैं अगर हम बात करें तो अगली जो प्रमुख संस्था है वो है उसके संस्थापकों के अंतर्गत जियोबर्टी। जो जियोबर्टी था वो एक धर्माधिकारी था और पोप की अध्यक्षता के में इटली का एकीकरण का समर्थक था। इटली का एकीकरण तो चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि जो है नेतृत्व का जो बीड़ा है या संपूर्ण जो नेतृत्व है वो पोप के नेतृत्व में हो। और तत्समय पोप पायस नाइन्थ जो है वो वहाँ के पोप थे और उसके विचारों से वो बहुत अधिक प्रभावित था। और जियोबर्टी और उसके जो समर्थक थे वो नियो गुल्फ के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनेक जो उदारशाही वर्ग थे वो चाहते थे, जैसे डैनियल है, मैनिन है, ला फारिना है, जो उदारशाही वर्ग थे वो पीडमंट के नेतृत्व में इटली के एकीकरण चाहते थे। तो एक समस्या बड़ी उभर कर के ये आ रही थी, आखिरकार जो इटली का एकीकरण हो वो आखिरकार किस जो राज्य है उसके नेतृत्व में हो। अंततः इटली का नेतृत्व जो है एकीकरण का वो पीडमंट ने किया। ये एकमात्र राज्य था जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त था। तो ये जो प्रमुख जो संस्था हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि जो इटली के एकीकरण में दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनकी भूमिका है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है।